हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं वैभव पटेल वेब ग्लोबल स्टडीज़ पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमने जो टॉपिक ले रखा है उद्देशिका एवं प्रस्तावना। और आगे की कक्षाओं में हम जो है जैसे संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, हर एक चैप्टर को बेसिक से कवर करेंगे। और आज जो हमने लिया हुआ है प्रस्तावना, जो प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रस्तावना से परीक्षा में सवाल पूछे ही जाते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि हमने बोर्ड पर जो है प्रस्तावना लिख भी रखा है। एक जो है ये प्रस्तावना सबको याद भी होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना से हमारे परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं, जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। आइए शुरू करते हैं। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना अगर कहें तो ये हमारे विस्तृत संविधान का एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ये हमारे संविधान के आदर्शों को बताती है, संविधान के स्वरूप को बताती है। प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है कि हमारा भारत देश का स्वरूप कैसा होगा, उसके प्रकृति को बताती है, संविधान की प्रकृति को बताती है। और प्रस्तावना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं, जिसको कि ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नाना पालकीवाला ने संविधान को, इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कथन और भी हम जानेंगे। देखते हैं दोस्तों, हमारी प्रस्तावना से किस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली बात, हमारा जो पहला वाक्यांश से शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो ये प्रस्तावना हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग, ये हमारा बताता है कि हमारा संविधान कैसा, ये हमारा शक्ति का स्रोत है। शक्ति के स्रोत को बताता है कि हम भारत के लोग, आखिर कौन? हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। यह प्रस्तावना हमारे जो प्रथम वाक्यांश ही हम भारत के लोग, ये हमारे संविधान की शक्ति के स्रोत को बताती है, शक्ति को स्रोत को बताती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये प्रस्तावना सबको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रस्तावना में जो लिखे हुए शब्द हैं, इन्हीं लिखे हुए शब्दों से ही परीक्षा में सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो कई बार तो परीक्षा में इसके क्रम को परीक्षा में पूछ लिया गया है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये जो गणराज्य है, इनको जो प्रस्तावना में जो जिस तरह से लिखे गए हैं, इसको क्रम में व्यवस्थित करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इस प्रस्तावना को आप याद रखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसको आप देख लेंगे एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम हट जाते हैं। उसके बाद आइए हम शुरू करते हैं। क्या हमारी प्रस्तावना क्या कहती है कि यह शक्ति के स्रोत को बताती है। ये प्रस्तावना हमारे संविधान के स्वरूप को बताती है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी इन शब्दों को मतलब हम जानेंगे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो परीक्षा में सवाल कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक प्रकार के बंधुत्व की भावना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एक प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। कैसी, किस प्रकार के? जो कि राष्ट्र को एकता और अखंडता को बढ़ाने, सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो, उस प्रकार की बंधुता की बात की गई है।
ये प्रस्तावना हमारे संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है कि 26 नवंबर सन 1949 को ये हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने खुद का मतलब हम अपने खुद के ऊपर भी इसको लागू करते हैं। तो इस प्रस्तावना में इन शब्दों को हम लिखे हुए शब्दों को एक एक शब्दों को जानेंगे। हम भारत के लोग जो केवल शक्ति के स्रोत को बताती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। समाजवाद, समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद जो प्रस्तावना में समाजवाद की बात की गई है, कैसा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। गणतंत्र का क्या आशय है? जहां राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के वह निर्वाचित होता हो। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आइए दोस्तों इसको हम एक एक शब्दों को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक संक्षेप में सब बता दिया क्या क्या है। आइए देखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे एक बार। पहले हम इसके देखते हैं प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इस तरह से सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं पहले इसके स्रोत को। प्रस्तावना का स्रोत, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? पहली बात, ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इसमें भाषा, प्रस्तावना में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और क्या कहते हैं, इसमें जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे आदर्श को, इसको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से यह विचार लिया गया है। और ये संवैधानिक सोच पूछा जाएगा, प्रस्तावना में लिखी हुई स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना का जो विचार है कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाषा, जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और इसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो है हमारा रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति से विचार लिया गया है। ये रहा 4 जो है स्रोत प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना का जो विचार लिया गया अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना में जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे भावना का जो विचार लिया गया फ्रांस की क्रांति से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार जो है रूस की क्रांति से लिया गया है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप बोले तो क्या प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को न्यायालय लागू करा सकती है या नहीं, सवाल पूछा जाता है। तो ये हम लिखेंगे प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। मतलब कि प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों को न्यायालय लागू नहीं करा सकता। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। इसका विधिक स्वरूप है, प्रस्तावना का ये विधिक स्वरूप है। विधिक स्वरूप कैसा है? सवाल पूछा जाएगा प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है, तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। आगे हम देखते हैं कि एक था उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है कि संविधान सभा में कब लाया गया? कि 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि हम लिख देते हैं JL नेहरू द्वारा, यह है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। और इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उद्देशिका को प्रस्तावना कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा गया। उद्देशिका को प्रस्तावना कहा गया। ठीक है,
तो उद्देश्य प्रस्ताव कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया संविधान सभा में, और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना कहा गया, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया। आगे हम देखते हैं क्या है, आगे क्या है कि इस प्रस्तावना की प्रकृति को देखते हैं। यह प्रस्तावना जो है हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है, संविधान की प्रकृति को बताती है। संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान की प्रकृति क्या है, स्वरूप इसका क्या है, नेचर देखते हैं। पहला आप सब देखे थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और दूसरा आपने शब्द देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, समाजवाद, और तीसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये क्रम में ही है सब। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, और एक पांचवा है गणराज्य। ये हमारे संविधान की प्रकृति को बताते हैं कि हमारा भारत देश संविधान कैसा होगा, क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है, यानी कि हम अपने आंतरिक एवं बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा देश जो अपने आंतरिक या आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि हमारा भारत देश कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है ये है कि ऐसा कोई भी देश जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक है, यानी कि हम अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। यानी कि आंतरिक फैसलों से क्या तात्पर्य है कि हम अपने आंतरिक फैसले, चाहे हमारे राजनीतिक फैसले हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी है निर्णय हम स्वयं लेते हैं, हमारी सरकार लेती है, ना कि हम किसी बाहरी सत्ता के अधीन है। बाह्य निर्णय का मतलब हमारे विदेशी मामले, जैसे हमको किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ समझौते करने हैं, ये बाह्य फैसले हो गए। तो ऐसा करने के लिए हमारा भारत देश स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। तो इस पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर हमारे पश्चिम के विद्वताओं ने कुछ दाग लगाए। वो क्या दाग लगाए, उन्होंने कहा कि भारत आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा है, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कैसे हो सकता है, तो भारत की संप्रभुता तो खतरे में है। तब हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था कि देखिए, उन्होंने कहा था कि जब राष्ट्रमंडल सदस्यों की बैठक हो रही थी, तो उसमें हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे कहा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को हम अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर रहे हैं, और इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से अगर हमारी संप्रभुता पर जरा सा भी आँच आती है तो इससे राष्ट्रमंडल की सदस्यता को हम वैसे ही त्याग देंगे। यानी कि राष्ट्रमंडल एक स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र समूह है, भारत देश ऐसा मानता है, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से अगर हमारी संप्रभुता पर जरा से भी आँच आती है तो उसको जिस स्वेच्छा से हम ग्रहण किए हैं उसी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग देंगे। इस तरह से जो पश्चिम की विद्वताओं को उनकी उपेक्षा की गई, इसलिए कहा गया भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, भले ही वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, क्योंकि राष्ट्रमंडल सदस्य होने मात्र से भारत की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज हम देखते हैं समाजवाद। कैसा समाजवाद, हमारा जो प्रस्तावना में जिस समाजवाद की बात की गई है, एक कैसा समाजवाद होगा, एक लोकतांत्रिक समाजवाद। कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि देश के संसाधनों को जनहित में प्रयोग की बात करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाए, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम किया जाए। खास करके यह वंचित सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है, सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है। ऐसे समाजवाद की बात की गई है।
एक लोकतांत्रिक समाजवाद होगा जिसमें सभी वर्गों के कल्याण की बात की गई। आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता, आय की असमानता को कम करना है, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को और कम करना है। ठीक है, खासकर वंचित समूहों के, खासकर जो वंचित मजदूर वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, वंचित वर्गों के कल्याण की बात की गई है। यानी कि कहा गया है कि हमारा भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। परीक्षा में सवाल पूछा गया है, कहा गया है कि भारत का समाजवाद कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है। फिर भी ये गांधीवाद और नेहरू की विचारधारा से प्रेरित समाजवाद है। गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रेरित समाजवाद है कि जो कि देश के संसाधनों को जनहित में प्रयोग होने की बात करता है, कि आय की असमानता को कम किया जाए, सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है, वंचित वर्गों के कल्याण की बात करता है। ऐसे समाजवाद की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। अगला शब्द हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। यानी कि राज्य, भारत क्या धर्म के नाम पे चलता है? जी नहीं, भारत एक राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, उसको पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत ना तो धर्म का पूर्णतः सहयोग करता है, ना ही राज धर्म का पूर्णतः विरोध करता है। यानी कि यह सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, यानी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात करता है, समान व्यवहार की बात करता है। ऐसे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई है। एक मिनट दोस्तों, तो पंथ निरपेक्ष का आशय है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि भारत देश जो है, सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ। लोकतंत्रात्मक का क्या आशय है? हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र प्रचलित है? एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र प्रचलित है? हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। लोकतंत्र मतलब कि हमारे द्वारा यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलता है। लोकतंत्रात्मक का आशय यही है कि जहाँ अंतिम शक्ति जनता में निहित हो, जहाँ अंतिम शक्ति, यहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ अंतिम शक्ति जनता में निहित है, तो जनता सीधे इस शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गणराज्य का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। एक एक शब्दों को विस्तार से जानेंगे, और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संविधान का स्वरूप, जो कि हम 5 शब्दों को देख रहे हैं। गणराज्य एक बचा हुआ है, गणराज्य का क्या आशा है कि जो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो क्या दोस्तों भारत एक गणराज्य है, यानी कि हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, क्या ये वंशानुगत हैं, निर्वाचित हुई? जी नहीं, वो चुनाव के माध्यम से निर्वाचित हुई है। तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष
ये होता है। हमारा गणराज्य का मतलब यही, जो हमारा राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, वंशानुगत ना होकर के वो निर्वाचित होता है, एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो क्या गणराज्य होने की यही एकमात्र पहचान है? नहीं। तो गणराज्य होने की एक और पहचान है, वो क्या है कि देश के सभी सार्वजनिक पद, सभी सार्वजनिक पद, सभी सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। यानी कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन होने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। तो इसका एक आशय ये भी है कि गणराज्य का मतलब जो है राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत निर्वाचित होने से ही नहीं मतलब है कि यानी कि जो भी देश के सभी सार्वजनिक पद हैं, हर एक किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति जो उसके योग्य है तो उस पद पर पहुंचने के लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी संविधान की प्रकृति रही कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं संविधान के उद्देश्य को। प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है। क्या है प्रस्तावना? तो ये प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य को भी बताती है। संविधान के उद्देश्य, तो क्या है उद्देश्य? इसमें जो है पहली बात न्याय की बात की गई है। न्याय, तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है। स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और तीसरा चीज स्वतंत्रता और समता। कितने प्रकार की समता? मतलब समता से मतलब समानता से है, 2 प्रकार की समता है। और एक देखते हैं हम बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की एक प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। ये हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है दोस्तों। कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि हमारी प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन 3 शब्दों को आप याद रखेंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना। 5वां क्या है? उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, कोई एक दे देगा, इसमें से कहेगा कि कौन सी प्रस्तावना में हमारे स्वतंत्रता नहीं है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है। समता से आशय 2 प्रकार, समता का आशय है समानता। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। ठीक। एक प्रकार के बंधुत्व की भावना, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। राष्ट्र की एकता का मतलब ये हमारी सांस्कृतिक से संबंधित है और अखंडता से मतलब ये भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। ठीक है। जो कि इस प्रकार के बंधुत्व की भावना की बात करती है प्रस्तावना, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो हमारे संविधान के उद्देश्य हो गए। आगे एक चीज हम और देख लेते हैं दोस्तों, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है? प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं? ये कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया। इसकी संशोधनीयता की बात करते हैं हम। संशोधनीयता क्या है? एक आया बेरूबारी केस 1960 में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना
संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बेरूबारी केस में न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या की कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग ही नहीं है। ठीक है। अगला एक केस आया केशवानंद भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में न्यायपालिका ने क्या कहा? तो दोस्तों एक चीज और बता दें कि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिससे न्यायपालिका अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, उस पर विचार कर सकती है। तो क्या केवल विचार ही कर सकती है, दिए गए निर्णय को बदल नहीं सकती? जी नहीं, बिल्कुल बदल सकती है। यानी कि न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिससे वह पूर्व में दिए गए निर्णय को समीक्षा करती है और उसको बदल भी सकती है। तो इसमें केस में क्या हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है? तो बेरूबारी केस 1960। ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया कि किस केस में यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमारा मूलभूत संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित ना हो। ठीक है दोस्तों, ये बात की गई, मूलभूत ढांचा प्रभावित ना हो। ठीक है। तो अच्छा एक चीज और जान लें कि प्रस्तावना में जो संशोधन किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से ही किया जाएगा। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से। तो दोस्तों तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया गया? जब इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायपालिका ने फैसला दिया, तो उसके बाद एक 42वां संविधान संशोधन हुआ। प्रस्तावना में हमारे अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। वो क्या है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, इन्हीं 3 शब्दों को पूछेगा। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, वो कौन से 3 शब्द हैं वो आपको याद रखना होगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। और अखंडता इसको नहीं गिनेंगे। ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता पूछेगा सवाल। प्रस्तावना में हमारी कितनी बार संशोधन किया गया दोस्तों? एक बार। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। किन शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये हमारा हुआ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं। दोस्तों हमने प्रस्तावना जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमने एक एक पॉइंट को कवर किया है। अब बस केवल हमको देखना है कथन। इस प्रस्तावना के लेकर के बहुत महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं। जैसे पहला बात कथन है ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना
प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। संविधान की जन्म कुंडली है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा, के.एम. मुंशी जी ने कहा, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। यही नाना पालकीवाला जी ने, नाना पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एक कथन, दो कथन, तीन कथन और एक चौथा कथन हम देख लेते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दोस्तों, ये कथन पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सब कथन है। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी जी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। नाना पालकीवाला जी ने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी ये संविधान सभा के सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। एक कथन और भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, उसको देख लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मार्कर नहीं चल रहा है, डॉक्टर, एक मिनट, अंबेडकर जी ने कहा प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। पवित्र दस्तावेज कहा है। दोस्तों, ये कहा जाता है ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। और ये हमारे संविधान की एक चीज आप ये नहीं लिखे, हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो हमारा संविधान बन के जो तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 के संविधान बन के तैयार हुआ, जो कि हमारी प्रस्तावना में ही लिखित है। हमारे संविधान के लागू होने की तिथि बताती है। और हमारा संविधान लागू कब हुआ? वो 26 जनवरी सन 1950 में। ये इस दिन हमारा बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और एक चीज और दोस्तों बताना चाहेंगे, इस पूरे संविधान को जो है अपने हाथों से लिखा। ये किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इस संविधान को हाथों से लिखा गया। उन्होंने अपने हाथों से लिखा। ये भी एक आप नोट कर सकते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इस संविधान के मूल दस्तावेज को अपने हाथों से लिखा। इन्होंने
संविधान के मूल दस्तावेज को हाथों से लिखा। ये बिहार के रहने वाले थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उनका पूरा नाम है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? हमने सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। प्रस्तावना से जो भी किसी भी परीक्षा में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, हमने हर एक बिंदुओं पर चर्चा की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपको इस तरह से और भी वीडियो चाहिए तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम आगे भी और वीडियो लाते रहेंगे और अगली कक्षा में हम संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।